है कि ऑक्साइड कौन एसिडिक होते हैं। तो ऑर्डर आपने देख लिया कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का घटता है। चूंकि टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, इसलिए आपने उसमें पढ़ा। अब आइए टॉपिक डालिए नेचर ऑफ ऑक्साइड। टॉपिक क्या डालिएगा जल्दी बताइए, नेचर ऑफ ऑक्साइड। हेलो एवरीवन, ओके। तो एक होता है बेसिक ऑक्साइड, ध्यान दें, और एक होता है एसिडिक ऑक्साइड। तो आपको मालूम है नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। थर्ड होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब होता है मालूम है? बोथ एसिडिक करेक्टर और बेसिक। हाँ, विच रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस, विच रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस। म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। और एक होते हैं आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब होता है विच नाइदर रिएक्ट्स विथ एसिड और बेस। क्लियर है? अरे बोलिए ना। यस सर। और बेसिक तो आप जानते हैं जो एसिड से रिएक्शन करे। अब इसको पहचानने का तरीका, ये पी ब्लॉक में भी काम आएगा। पी ब्लॉक में तो है ही है, डीएफ ब्लॉक में तो बहुत सारे पूरा एनसीईआरटी भरा पड़ा है ऑक्साइड में। और इसमें भी हर ऑक्साइड में ये बताया गया है। एक तो है ऑर्डर का बताना, वो तो आपको सिखा दिया गया कि एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। एक है कि हमें आपसे पूछेगा, 4 ऑक्साइड लिख देगा, पूछेगा कौन बेसिक ऑक्साइड है, कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक है। अगर इस पर कमांड करना है तो सबसे पहली बात एम्फोटेरिक और न्यूट्रल आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एम्फोटेरिक को याद करने का तरीका बताते हैं कि पूरे इनऑर्गेनिक में, और ये सब बोर्ड लेवल सब में है, ये याद रखिए। मैं आपको 12 बोल रहा हूँ, ये टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है कि आप उस चीज को बगैर समझे याद ना कर लें, चाहे पूरी केमिस्ट्री में जहां भी पूछा जाए आपको मालूम हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, ध्यान दें। जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, एसएन, क्रोमियम, वेनाडियम, एंटीमनी। देखो एंटीमनी देखो इस चैप्टर में एंटीमनी है, आर्सेनिक और लेड, ये सब मेटल्स हैं। मेटल ऑक्साइड कोई पूछे क्या होता है आपका, ये बेसिक भी होता है, एसिडिक भी होता है, एम्फोटेरिक। जनरली बेसिक, लेकिन एम्फोटेरिक और एसिडिक होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेस मेटल ऑक्साइड में काफी सतर्क होकर आंसर देना है आपको। नॉन मेटल में ज्यादा लोचा नहीं है, और नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिडिक तीन को छोड़कर। मेन परेशानी स्टूडेंट को है मेटालिक ऑक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक कौन है, उससे पहले आपको एम्फोटेरिक की लिस्ट याद होनी चाहिए। अब फिर मैं बताऊंगा इस वाले ग्रुप में क्या है। तो अगर ये डायरेक्ट याद हो जाए तो अच्छी बात, ना याद हो तो जनाबे, इस दोनों को मिला के जनाबे अली, ये दोनों को मिला के जनाबे अली गाना सुना करे, वो सब आसमान के प्रभु, आसमान के प्रभु। और कितने प्रभु, तो आपको बताया था 3,533 प्रभु। हाँ यस, अब मत बोलो बिहारी, चुप।
हाँ, तो जनाबे अली गाना सुना करे वो सब आसमान के प्रभु। अब इसका क्या मतलब है, गौर से सुनिए। 3533 का मतलब ये हुआ कि क्रोमियम के ऑक्साइड, अब ये देखो डी ब्लॉक में आएगा, क्रोमियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं सिर्फ +3 वाले, मतलब Cr2O3, CrO नहीं। वो क्रोमियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है जिस पर +3 चार्ज हो। वेनाडियम सिर्फ +5 वाले, एंटीमनी +3 वाले, आर्सेनिक +3 वाले। तो पहले तो याद कर लो, जनाबे अली गाना सुना करे वो सब आसमान के प्रभु। 3500 3000 क्रोमियम से देना, इस सीक्वेंस को मेंटेन करोगे, इधर गड़बड़ा जाएगा तो फिर सीक्वेंस भी मेंटेन होगा। दूसरा पहचानने का तरीका, मेटल इन +4 +4 जिसमें भी रहे वो सब एम्फोटेरिक है मेटल का। अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है? एम्फोटेरिक को पहचानने के दो तरीके। जी सर। एक तरीका है जिसके सराउंडिंग में हंगामा है वो अपने आप को अनम्यूट ना करे भाई, वो चुप रहे, वो मैसेज के जरिए जवाब दे। जिनके सराउंडिंग में हंगामा हो रहा हो वो मैसेज से जवाब दीजिए, बाकी लोग अनम्यूट करके जवाब दीजिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को पहचानने के दो तरीके, एक जनाबे अली गाना सुना करे वो सब आसमान के प्रभु 3533 प्रभु। ये 3 +5 +3 क्या है कि क्रोमियम के तमाम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है, +3 वाले, वेनाडियम के +5 वाले हैं, एंटीमनी के +3, आर्सेनिक के +3। और दूसरा पहचानने का तरीका है मेटल इन +4 जहां भी देखोगे वो सब एम्फोटेरिक होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? लिख लिया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। दूसरा है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड तो तुम अभी भी पढ़े, इस चैप्टर में भी दो एग्जांपल। न्यूट्रल ऑक्साइड CO है, NO है, और कौन है, N2O है। पढ़े हो कि नहीं पिछले क्लास में? जल्दी बताओ, अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। हाँ, अब आओ तुम्हें मैं बताता हूं। अब एक ये दो चीज पहले याद कर लोगे, अब उसके बाद एक चीज और, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये सब बहुत काम आएगा। मेटल केमिस्ट्री में क्या क्या बनाता है, गौर से सुनो। मेटल याद रखना, मेटल +1 +2 +3 आर बेसिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। कुछ एम्फोटेरिक +3 वाले, इसलिए मैंने कहा पहले एम्फोटेरिक के लिए याद होना चाहिए, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। कोई भी पूछे, गौर से सुनो, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? 9th 10th का बच्चा पूछे मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, लेकिन अब आप 11th 12th में हैं, 12th पास होने वाले हैं, तो मेटल ऑक्साइड तभी बेसिक हो सकते हैं सिर्फ +1 +3 को छोड़कर। इसमें भी कुछ एम्फोटेरिक है, वो एक अलग मैटर है। मेटल ऑक्साइड बेसिक हो सकते हैं +1 +2 +3 को छोड़कर। +4 वाला तो तुम पढ़ चुके हो, एम्फोटेरिक ही होगा। बोलो हाँ या ना। और +5 +6 +7 वाला एसिडिक होगा। क्यों? जितना गरीब होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये गरीब जितना चार्ज बढ़ता है वो गरीब होता है। गरीब का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिडिक होता है। तो याद रखो, मेटल में बहुत ज्यादा लोचा है। मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक हैं, लेकिन वो बेसिक हैं जो कि +1 +2 +3 हो। +4 वाला एम्फोटेरिक होगा, और +5 +6 +7 वाला हमेशा एसिडिक होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। बस मेटल वाला ऑक्साइड एसिडिक भी होता है, बेसिक भी, अब एम्फोटेरिक भी। +1 +2 +3 आर बेसिक, +4 आर एम्फोटेरिक, +5 +6 +7 वाला एसिडिक। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। यस सर। यस। अब आइए नॉन मेटल। इसमें कुछ नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। एसिडिक। एसिडिक। एक्सेप्ट कितने को छोड़कर? 3 को छोड़कर। वो कौन कौन है? NO,
N2O CO। इसमें कोई एक देखो, पहले ये माइंड 10-10 दफा पढ़ के क्लियर करो। एम्फोटेरिक की बात सिर्फ मेटल ऑक्साइड में होगी, नॉन मेटल में हो ही नहीं सकती। ये क्लियर कर लो सारे लोग। नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, 3 को छोड़कर। अब आओ मेटेलोइड्स। पूरी केमिस्ट्री में मेटेलोइड्स कौन है? अभी तो मैंने ग्रुप 15 ही पढ़ाया है। मेटेलोइड्स 5 याद रखो, बाकी में कॉन्ट्रडिक्शन है, एनसीईआरटी में खुद लोचा है। कभी कहता है मेटेलोइड्स, कभी कहता है यही सिर्फ है। बाकी सिलिकॉन के बारे में एनसीईआरटी एक जगह लिखता है मेटलवाइज पीरियोडिक टेबल में, और उसी 11th के ग्रुप 14 में लिखता है नॉन मेटल। बोरॉन को लिखता है पीरियोडिक टेबल में मेटलवाइज, उसी एनसीईआरटी में ग्रुप 13 में बोरॉन को लिखता है नॉन मेटल। तो आपको नॉन मेटल ही मानना है। वो एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज मैन है, लगता नशे में छप गया होगा। तो यही 5 है मेटेलोइड्स। बताओ मेटेलोइड्स कौन कौन है? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसिलोरियम, टेलोरियम। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। आप कोई पूछे मेटेलोइड जो होगा उसके ऑक्साइड क्या है? तो मेटेलोइड ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक। हाँ, इसमें कुछ एम्फोटेरिक भी है, इसलिए एम्फोटेरिक। इसलिए तुम्हें कमांड करना मैं 12-10 दफा बोल चुका हूं। पहले एम्फोटेरिक की लिस्ट याद कर लो, तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। मेटेलोइड के ऑक्साइड भी एसिडिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक को छोड़कर। बताओ आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अब आओ ग्रुप 15 में ये क्यों पढ़ाया गया, ये क्यों पढ़ाया गया उसकी वजह अब आपको सिलेबस के लिहाज से, ये तो आपको पहचानने का तरीका है। अब इस चैप्टर में आओ, इसमें कहां कहां क्या बातें बताई गई। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। देखिए आपने पढ़ा ग्रुप 15 2 तरह का ऑक्साइड बनाता है। मैंने आपको जनरली E2O3 और E2O5 याद है, लिखा चुका हूं ना ये। लेकिन नाइट्रोजन इन दोनों के अलावा और ज्यादा बनाता है, चूंकि पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, ये सब पढ़ाया जा चुका है। अब आओ E2O3 में, तुम पहले आओ, तुमसे पूछ देगा N2O3 P2O3 लिखेगा या P4O6 लिखेगा, बतवा बराबर है। H2O3 तुम पढ़ो एनसीईआरटी को, सब लिखा हुआ है। Sb2O3 Bi2O3। तुमसे पूछेगा नेचर बताओ, तो देखो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक है। नॉन मेटल है, एसिडिक, ये भी पहचानो। ग्रुप 15 में नॉन मेटल कौन कौन था मैं लिखवा चुका था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी एसिडिक। अब बताओ ये दोनों एम्फोटेरिक है, ये दोनों मेटलवाइड्स था कि नहीं? आर्सेनिक और एंटीमनी, बोलना। यस सर। यस सर। तो अब देखो मेटलवाइड्स एसिडिक होते हैं। अब पहले एम्फोटेरिक को देख लो। एम्फोटेरिक में देखो आर्सेनिक, अरे 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 +3 वाला दोनों क्या एम्फोटेरिक है? हेलो एवरीवन, +3 है, तो ये भी एम्फोटेरिक, जबकि होना चाहिए एसिडिक, लेकिन कहा गया +3 वाला। मेटलवाइड के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। तो कौन एम्फोटेरिक होते हैं? आर्सेनिक, वो सब आसमान के प्रभु। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर, आ रहा है। अब ये मेटल है या बिस्मथ मेटल है, तो ये बेसिक है। अब बेसिक वाला +1 +2 +3 होता है मेटल वाला, लेकिन ये एम्फोटेरिक के लिस्ट में नहीं है। बाकी ये दोनों +3 एम्फोटेरिक के लिस्ट में है। नॉन मेटल हमेशा ऐसे देखिए, सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं, समझ समझ के पढ़ें। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं? मरियम नाम के स्टूडेंट को आ गया? हेलो। यस सर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। चलिए एक सेकंड लिख ले। लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए, कोई बात नहीं। Hello everyone, can you hear me? यस सर। आगे बढ़े, ये नेचर पूछ जाएगा, कौन इसमें से एसिडिक है, कौन इसमें बेसिक है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ,
और एक क्वेश्चन होता है, एक दूसरा क्वेश्चन होता है, और जो मैं करा चुका हूं फिर से मैं करा देता हूं, कंफ्यूजन दूर रहे। एक होता है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है तो साइज को देखते हैं। बोलो ना यार, बोलो ना, सही कह रहा हूं ना? हेलो एवरीवन, अरे यार बोलो ना। ये क्वेश्चन ऑर्डर पूछा जाए तो ये ऑर्डर है, नेचर पूछा जाए तो ये मत कहना ये कोई क्या ये एसिड है, नहीं एम्फोटेरिक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एसिडिक कौन है, तो N2O3 ज्यादा एसिडिक नॉन मेटल और ज्यादा एसिडिक होता है, लास्ट में एसिडिक कैरेक्टर घर जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। हेलो, यस सर, आ गया। ये है क्वेश्चन नेचर का। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एम्फोटेरिक, उस पर टिक मारोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एसिडिक, उस पर टिक मारोगे। विच ऑफ द ऑक्साइड इन बेसिक, ये टिक मारोगे। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जाए, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ अब आओ, तुमसे पूछा गया N2O5, आपसे पूछा गया P4O10। पहले पूछा गया नेचर बताओ, तो बताओ ये नॉन मेटल है, डायरेक्ट बोलो, कुछ भी नहीं है, एसिडिक, नॉन मेटल एसिडिक। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। और जब दोनों में एसिडिक ये है तो ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लो, ऑर्डर मोर एसिडिक, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, दोनों एसिडिक है, N2O5 ज्यादा एसिडिक है। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। यस सर, आया। अच्छा एक मिनट, आगे बढ़े, लिख लिए, बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो। इनऑर्गेनिक पढ़ते रहिए, अपने आप याद होता जाएगा, कोई टफ नहीं है, पढ़िए पढ़िए, बातों को दिमाग में रखिए, सब हो जाएगा। अरे बोलो ना, पढ़ाई हो रही है कि नहीं घर पर? यस सर। पढ़ते रहना, खूब मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, बोलिए स्टूडेंट लोग। यस सर। तो ये एक टॉपिक एक्स्ट्रा था, उसके बाद आओ एक टॉपिक और जो कुछ बच्चों को नहीं आता उनका रिवीजन हो जाएगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। वो ये है कि इस इनऑर्गेनिक में एक एसिडिक कैरेक्टर ये DNF ब्लॉक में भी आएगा। देखो DF ब्लॉक में तुम एनसीईआरटी खोलोगे, एक ये पूरा टेबल ही बना हुआ है, SA2O3, वेनाडियम का VO VO2 V2O3, क्रोमियम का CRO, बहुत ज्यादा है, देखना सबका एसिडिक नेचर पूछता है, एम्फोटेरिक कौन है। तो ये मैंने ऐसा ट्रिक्स बता दिया कि DNF ब्लॉक में मेरा टाइम बच जाएगा। अब तुम पढ़ के रखोगे तो उस वक्त पूछोगे ये क्यों है। पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एसिडिक, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कमांड करना हो, सबसे पहले एम्फोटेरिक की लिस्ट याद करो। एम्फोटेरिक कौन कौन है केमिस्ट्री में? जनाब अली सुना, गाना सुना करे, वो सब आसमान के प्रभु, 3533, 3+3 क्रोमियम मेटल इन +4। ये जब तक इस पर टारगेट नहीं करोगे तो तुम लाख पढ़ लो नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पढ़ने का तरीका, मेटल ऑक्साइड बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक, नॉन मेटल में एम्फोटेरिक का लोचा ही नहीं है, 3 को छोड़कर। मेटलोइड ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं, उसमें भी कोई लोचा नहीं, क्यों? उसमें कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, इसलिए कुछ एम्फोटेरिक से पहले एम्फोटेरिक की लिस्ट याद होना चाहिए। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल दे। अब आओ, यस सर। अब केमिस्ट्री जो कहता है, गौर से सुनो, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, आपने 11th में भी ये बहुत पढ़ा होगा, वो है फाजान्स रूल। मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सब में क्वेश्चंस आते हैं। फाजान्स रूल, अरे बोलो हाँ, एनी प्रॉब्लम? अरे यार कोई नहीं बोल पा रहा है। हाँ, फाजान्स रूल ने ये कहा कि जैसे आप पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड क्या है, तो आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि कंप्लीट ट्रांसफर से बने, और क्या कहते हैं कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कि शेयरिंग से बने, या आपने पढ़ा। लेकिन फजान का कहना यह था कि नो कंपाउंड इज 100% आयनिक या 100% कोवालेंट। मेटल नॉन मेटल है ये पहचानने का थ्योरेटिकल आइडिया है, कोई बुक है मेटल नॉन मेटल है, थ्योरेटिकल आइडिया है, ये आयनिक है, लेकिन इसमें 100% आयनिक नहीं है, कुछ ना कुछ कोवालेंट है। इट इज गिवन बाय द फाजान्स रूल। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई पेंटाहालाइड हैज मोर कोवालेंट कैरेक्टर देन ट्राइहालाइड, तो बाल को नोचिएगा कि सर 11th में नो, तो उसको रटने से अच्छा पहले 11th का कंसेप्ट रिवाइज कर लो कि जो भूल गए हो ये याद हो जाए। और डीएफ ब्लॉक में भी है, डीएफ ब्लॉक में भी आएगा,
कि ये मोर का आयनिक है, ये मोर कोवालेंट है? अरे यार कुछ तो बोल। जी सर। हाँ, Yes, sir. इन्होंने कहा कि नो कंपाउंड, लिखना शुरू करो, नो कंपाउंड। इसके लिए ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस शॉर्ट में अच्छे से समझा दूंगा मैं। नो कंपाउंड इज 100% आयोनिक और 100% कोवालेंट। पहली बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. हाँ एक, हाँ तो आप देखो, कोई भी क्या मेटल नॉन मेटल, तो कहीं आयनिक है थोरिटिकली पहचानने का तरीका आयनिक का, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल कोवालेंट। दिस इज द थ्योरेटिकली आइडिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, BeCl2 ये पूरी तरह कोवालेंट है, जबकि मेटल नॉन मेटल है। अल्लाह, पूरी तरह नॉन, ये कोवालेंट लैटिस है। तो चलिए इतना डिटेल में ना पढ़ते हुए हम आपको पहले बता, कोई क्या फैजान शुल्क क्या बताता है भाई? तो फैजान यही बताता है, गौर से सुनिए, लिखिएगा, इट गिव्स द, बहुत अच्छा पॉइंट, इट गिव्स द आइडिया ऑफ कोवालेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कितना है वो नहीं बताया, बस बताया कि कोवालेंट होता है। कितना एक्यूरेट है? 2%, 10%, क्वांटिटी को नहीं बताया। इट गिव्स द आइडिया ऑफ कोवालेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोई भी पूछे फैजान शुल्क है, कुछ भी याद ना रहे, सेकंड पॉइंट बोल दो, इट गिव्स द आइडिया ऑफ कोवालेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. जी सर। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग यार। अब देखो ये कैसे तुम करोगे, गौर से सुनो। मैं 2 मिनट समझाता हूं, सब लोग दिमाग सुनना, लिखना मत। मैं जब कहूंगा लिखने के लिए तब लिखोगे, प्लीज सुनो। आयनिक कंपाउंड केटायन और एनायन के बीच में बनता है, दिस इज कॉल्ड केटायन। केटायन का न्यूक्लियस पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एनायन। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका भी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव ऊपर, लेकिन न्यूक्लियस तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। अब आइए, जब दोनों एक दूसरे को करीब जाएगा, गौर से सुनना, तो आयनिक बॉन्ड केटायन और एनायन के बीच बनता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब जाएगा, तो याद रखना दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। मैं जो आस्ते से बोल रहा हूं, केटायन का न्यूक्लियस एनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली एनायन का न्यूक्लियस केटायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। सर एक बार और। हाँ, मैंने कहा व्हेन केटायन और एनायन अप्रोचिंग टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं? कैसे? केटायन का न्यूक्लियस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एनायन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, सबको मालूम है ना। दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। जल्दी बताइए हाँ या ना। सुहेल बिहारी रे, तुम क्या अपना टकला दिखा रहा है रे? बिहारी मुझे देख रहा है, नजर लगा रहा है, गुंडा कहीं का। हाँ, यहाँ देखो भाई, सब जिन्होंने पूछा था उनको समझ में आया। केटायन एनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एनायन का न्यूक्लियस केटायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बोलो आया कि नहीं समझ में? यस सर, आ गया अच्छे से। हाँ, ये सिमेट्रिकल है, एकदम गोरा है, एकदम कहते हैं ना स्मार्ट है, दोनों सिमेट्रिकल है अभी। तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन जैसे एक दूसरे को खींचा तानी करेगा ना, तो एक दूसरे का शेप चेंज हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। जी हाँ, सर। सिमेट्रिकल में रिमेन्स नहीं रहेगा। अब केटायन का साइज छोटा है, ये भूखा है, तो ये ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ये देखा गया कि एनायन का जो शेप है ना, वही चेंज हो गया। देखो शेयरिंग की तरफ आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एनायन है, एनायन का शेप, एनायन का इलेक्ट्रॉन केटायन के करीब शेयर हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन डिटेल में समझो।
दोबारा मैं बोल रहा हूँ, व्हेन केटायन, मैं पूरा लिखाऊंगा ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से लिखा दूंगा। व्हेन केटायन एंड एनायन अप्रोचिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आफ्टर सम टाइम डिफॉर्मेशन, कोई कहेगा केटायन का शेप चेंज नहीं, कहेगा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, क्योंकि एनायन का शेप साइज बड़ा है, वो उतना पावर से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। ये भूखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा पावर से खींचेगा। इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन। कहते हैं ना, ये आदमी पोलराइज हो गया, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयरिंग हो गई, मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन टू आयन, आयनिक बॉन्ड तो ही है, लेकिन इस पोलराइजेशन की वजह से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, देखो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, अभी डायरेक्शन नहीं था, सिमेट्रिकल था, आयनिक बॉन्ड था, जैसे बनने की कोशिश किया, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब किया, पोलराइजेशन की वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक अकर बिटवीन टू आयन टू सम एक्सटेंट एंड बॉन्ड शोज कोवालेंट कैरेक्टर। इस आयनिक में कोवालेंट आ गया। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल। यस सर। यस सर। जैसे आज डेली लाइफ में भी एक आदमी का बॉन्ड ए के साथ कुछ और है, बी के साथ कुछ और है। हम 100% ए के साथ नहीं बोल सकते कि 100% दोनों के मामला सही हैं। माँ बाप के साथ बॉन्डिंग कुछ और होती है, बेटों के साथ कुछ और होती है, सिस्टर के, वही हाल केमिस्ट्री में भी है। एक कंपाउंड में मिक्स्ड कैरेक्टर है, आयनिक है, कोवालेंट भी है, दोनों है। हाँ, हो सकता है किसी का आयनिक ज्यादा हो, किसी में कोवालेंट ज्यादा हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मिक्स कैरेक्टर है। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। हाँ यस सर। तो लिखो इसी के ये डायग्राम। अच्छा, ये पॉइंट लिख लिए थे तुम लोग? यस सर। हाँ, अब यस देखो, सर। ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, लिख लो मेरे भाई, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर। अरे बोलिए, मैं रिवीजन भी करा रहा हूं, बिटवीन टू आयन। अरे कुछ तो बोल दीजिए, बिटवीन टू आयन। जी सर। टू सम एक्सटेंट, सम है, ज्यादा नहीं है, सम एक्सटेंट, एंड बॉन्ड शोज कोवालेंट कैरेक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओ माय Yes, गॉड। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो बातें बताना चाहता हूं। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है, उसकी बात देखो सारे लोग, और से सुनो। क्या मैं आगे बढ़ूं? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो देखो, फैजान्स रूल के लिए एक फॉर्मूला याद रखो, SCLA। बस क्या याद रखो फैजान्स रूल के लिए, जल्दी बताओ सारे लोग। SCLA। SCLA। बस SC का मतलब स्मॉलर केटायन। सुनो अच्छे से, स्मॉलर केटायन, मैं इसी के नीचे लिख दूंगा, जल्दी सुनो। और यहाँ फंडा को देखो, जितना केटायन छोटा होगा, गौर से सुनना, उतना इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे केटायन Yes, का sir. साइज जितना छोटा होगा, उतना इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अरे बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो उतना ही पोलराइजेशन शेयरिंग होगी, तो कोवेलेंट करेक्ट। यही याद रखो, स्मॉलर केटायन, इस फिनोमेना को कहते हैं मोर पोलराइजिंग पावर। पावर है, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल दे। मोर Yes, sir. कोवेलेंट कैरेक्टर, तो याद रखो SC स्मॉलर। अब देखो, LA का मतलब ला, पूरा क्वेश्चन इसी पर होगा। अरे कौन ढकमक कर रहा है, सही से बैठ रहे। लार्जर एनायन। अब देखिए, लार्जर एनायन कौन है, तो देखो खुद सोचो, खुद सोचो मेरे भाई लोग, देखो खुद दिमाग लगाओ।
एनायन का साइज जितना बड़ा होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा कि नहीं, जल्दी बताओ कि जाओ Yes, sir. जाओ शेयर हो जाओ। अरे जी, एनायन सर। का साइज जितना बड़ा होगा तो भाई कहना लार्जर एनायन, तो जानते हो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा पोलराइज होने के लिए। इस फिनोमेना को कहते हैं मोर पोलराइजेबिलिटी। देखो एनायन का वर्ड आए तो मोर पोलराइजेबिलिटी, क्यों? ये खींचता नहीं है, खींचता केटायन है, इसलिए वर्ड आया पावर, पावर। और ये आसानी से देता है तो आया पोलराइजेबिलिटी। तो चाहे कुछ भी हो, मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो याद रखो कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? HCl, क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो सारे लोग। कोवेलेंट कैरेक्टर HCl, स्मॉलर केटायन, लार्जर एनायन। स्मॉलर केटायन होगा मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, लार्जर एनायन होगा मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो। yes sir, कोई नहीं बोल रहा है यार, गलत बात है ये सब। Yes, sir. हाँ वेरी जी, गुड, सर। वेरी गुड। अरे ये जैनब खातून क्यों नहीं सुबह में आती है? ये अजीब तरह की लड़की है भाई, ये सुबह में क्लासें नहीं करती हैं। अल्लाह रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। ये कहाँ रहती है भाई? रेगुलर होगा नहीं तो PMT और नीट कैसे, डॉक्टर कैसे बनेंगी ये लोग? अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैत कौमी यालमून। अल्लाह रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। आगे बढ़े, लिख लिया? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. थैंक यू। एक दफा और बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। HCl. HCl, स्मॉलर केटायन, लार्जर एनायन। डिड यू anion. अंडरस्टैंड? ठीक। Yes, sir. अब आओ इस चैप्टर ग्रुप 15 में केमिस्ट्री ने क्या पूछा है आपसे? पूछेगा पेंटाहालाइड ऑफ ग्रुप 15 हैज मोर कोवेलेंट का। ये सब DF ब्लॉक में, मैंने कहा ना पी ब्लॉक में पहला चैप्टर को पढ़ाने में टाइम लगेगा ग्रुप 15, उसके बाद तो धाई धाई हो जाएगा। पेंटाहालाइड ऑफ ग्रुप 15 हैज मोर कोवेलेंट, चूंकि सारा कांसेप्ट इसी में है। अल्लाह, इसी तरह 12th में हाइलो अल्केन को अच्छे से पढ़ लीजिए, GOC और हाइलो अल्केन, तो फिर आगे परेशानी नहीं होगी। पेंटाहालाइड ऑफ ग्रुप 15 हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन ट्राइहालाइड, देन ट्राइहालाइड। अब देखिए क्या लिखिए, गौर से सुनिए। पेंटाहालाइड PCl5 हुआ, PCl3 हुआ। बताओ P पर +5 चार्ज है और यहाँ +3 है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जितना साइड, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो केटायन छोटा होता है ना, स्मॉलर केटायन। और यार जल्दी बोलो ना, Yes, sir. जी, सर। साइज छोटा है ना, स्मॉलर केटायन का मतलब साइज छोटा। मैं ये भी लिख देता हूं, स्मॉलर केटायन का मतलब हो गया, हाँ तो ठीक तो है, साइज छोटे, साइज घट रहा है यहाँ, ठीक है। जिसको ना समझ में, साइज ज्यादा, एनायन का साइज ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ तो +5, तो इसलिए लिखा हुआ है। अब एग्जामिनर को जानते हो, जो लोग 12th बोर्ड वाले हैं या ऑब्जेक्टिव में रीजन, जब ऑब्जेक्टिव में रीजन के साथ पूछे, बोर्ड वाले पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फैजान। अच्छा टीचर जानते हो, इसी को देखकर नंबर दे देगा, बस आगे क्या लिखे उसको देखेगा भी नहीं। अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल, स्मॉलर केटायन मोर पोलराइजिंग पावर। अरे बोल ना यार, कुछ तो बोल दे। Yes, sir. जी, सर। जी इसीलिए सर, पेंटाहालाइड में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल। मोर पॉजिटिव चार्ज, size of cation decreases, more polarizing power। बोलो हाँ या ना? ड्राइन पॉजिटिव में लिखिएगा +5 देन +3, बस सिंपल। आगे बढ़े, जल्दी बताओ।
मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा ये, हाँ ये मोर पोलराइजिंग, अब ये लिख लेना मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए हाँ या ना। अब आओ, यहां तक था इंपॉर्टेंट बातें सब, ये सब पूरा। अब आओ ग्रुप 15 में, अब जो बाकी है वो 2 कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे तो 4-5 कंपाउंड है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में काट के 2 कंपाउंड दिया है, समझा। तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है, टॉपिक डालो इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15। अब ये चैप्टर पार्ट खत्म होने वाला है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड कल तक पूरी तरह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा ग्रुप 15, उसके बाद 16 शुरू होगा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ग्रुप 15 में सबसे पहले नाइट्रिक एसिड। अब इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखना वो तो मैं बताऊंगा ही। कंसंट्रेट सॉरी नाइट्रिक एसिड, उसमें सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत आसान है, ध्यान दो। नाइट्रिक एसिड पहला कंपाउंड है, ऐसे तो ज्यादा कंपाउंड पढ़ना है, लेकिन इस रिड्यूस सिलेबस में 2 कंपाउंड को पढ़ना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एक है नंबर 1 लैब मेथड, बहुत आसान है। लैब मेथड में क्या है, NaNO3 का रिएक्शन बहुत आसान है, बस दिमाग में रखना है। H2SO4 से होगा, एक इसका H, इसका NO3, HNO3 बना दिया, प्लस NHSO4 बना दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? ये लैब मेथड है। अरे कुछ तो बोल दे यार। हीट करके बनता है। Yes, sir. ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, हीट करके बनता है। आगे बढ़ें। जी सर। दूसरा है, गौर से सुने। सर HNO3 के साथ क्या था पीछे? हाँ HNO3 प्लस NH है ना, इसका NH, ठीक है के सर। बाकी बचे से लेकर कर लेगा। यहाँ देखिए, अब आइए बी पार्ट, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत बनेगा, लिखने को नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा। लार्ज स्केल में इसी से बनता है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड। मार्केट में जो मिलता है ना कमर्शियल प्रिपरेशन, तो यहाँ कहेंगे on a large scale nitric acid is prepared by Ostwald process। Ostwald process, ये नाम याद रखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव तो इसी पर बनेगा कि इस प्रोसेस का नाम है टी साइलेंट है, ऑसवाल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस का नाम याद रहेगा सबको। ऑसवाल्ड प्रोसेस से क्या बनता है, जल्दी बताओ सारे लोग। नाइट्रिक एसिड। हाँ लार्ज स्केल में। अब उसमें 3 स्टेप याद रखना है। कौन कौन सा स्टेप? स्टेप फर्स्ट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इस तरह याद रखिएगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो NH3 है, अमोनिया के उसका ऑक्सीडेशन कर दो, NO प्लस H2O बनेगा। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है कि NO2 बनेगा। और प्लैटिनम कैटलिस्ट लेते हैं, कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं जल्दी बताएं? प्लैटिनम। और इसके साथ रोडियम प्रोमोटर का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोमोटर। कैटलिस्ट का नाम क्या है? अब यही पूछेगा कि ऑसवाल्ड प्रोसेस कैटलिस्ट का नाम बता, तो प्लैटिनम लिखना। और यार कुछ तो बोल दो यार। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हीट करते हैं, ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर पर होता ही है। अब इसको देखो, बैलेंस करोगे तो तुम मेरे मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। -3 से -2 है
तो चेंज 5 का रहा है, इसकी टोपी उसके सर कर दो। 0 से -2 हो रहा है तो 2 दूना 4, इसकी टोपी उसके सर कर दो। दिस इज स्टाइल यू नो, दिस इज स्टाइल यू नो। चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Sir. तो पहले स्टेप में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होगा। अब आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हेलो। Yes, sir. यस। सेकंड स्टेप, 3 स्टेप में होगा, तीनों स्टेप याद रखना। उसके बाद फिर होता है, इसमें लगातार ऑक्सीडेशन ही होता है, कि ऑक्सीडेशन ऑफ NO। अच्छा, कोई पूछ सकता है O2 कहाँ से आया, तो लिख लेना फ्रॉम एयर। एयर में O2 होता है ना। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल दे यार। जी सर। Sir. इसलिए NO जो बना ना, वो फर्दर O2 के साथ रिएक्शन करके NO2 बना दिया। ये तो आसान रिएक्शन है, बस माइंड में रखोगे। अरे बोलो, कुछ तो बोल दो। Yes. यस। उसके बाद जो होता है हाइड्रोलिसिस करके, अब ये 3 स्टेप में हाइड्रोलिसिस ऑफ NO2 गिव्स नाइट्रिक एसिड, गिव्स नाइट्रिक एसिड। बस NO2 का वाटर के साथ रिएक्शंस करा दो तो HNO3 बनेगा और बाई प्रोडक्ट NO बनेगा। बस ये याद रखने का, NO बना, NO रिएक्ट किया NO2 से, अब NO2 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो NO बनेगा। रिलेट करके पढ़ो, NO का ऑक्सीडेशन NO2 बना, NO2 का हाइड्रोलिसिस करेगा तो NO दे देगा। इस तरह पढ़ोगे तो याद रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको तुम डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो 3। ये तो तुम्हें इतना तो आता ही होगा बैलेंसिंग करने। बोलो ना यार, आगे बढ़े। Yes, ये है नाइट्रिक एसिड बनाने का तरीका। और ये जो बनता है HNO3, तो ये याद रखना एक्वस बनता है। एक्वस, चूंकि वाटर के साथ है तो एक्वस बनता है। फिर इसको कंसंट्रेटेड करते हैं। आगे बढ़ें। यस सर। ये प्रिपरेशन, इसमें खास बात क्या 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 पूछ सकता है। सबसे पहली बात आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रिक एसिड बनाने का मेथड, ऑसवाल्ड प्रोसेस। ऑसवाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट का नाम, तो प्लेटिनम विथ रोडियम। इस तरह का अगर ऑप्शन दिया रहे तो ये आपको याद रखना। सिंपल 3 स्टेप है, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट, अब आइए प्रॉपर्टीज। सबसे प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। इट इज कलरलेस लिक्विड, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये सब पर नाम याद रखिएगा, इस सब पर ABCD वाला मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। इट इज कलरलेस लिक्विड, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा मैंने उस दिन बताया था ना कि नाइट्रिक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उस दिन बताया था ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो। ये सब लिखा चुका हूं ना मैं। अरे यार, 1-2 क्लास पहले लिखवाया था ना। मैक्सिमम, हाँ, तो ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। ऑर्गेनिक में भी बहुत दफा आएगा ये। तो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो डायलूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनो, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आगे इसकी रिएक्शन को ट्रिक्स याद रखना है। तो देखो सारे लोग ध्यान देना। अगर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो याद रखो कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा NO2 देगा, वाटर देगा और प्लस नेसेंट। जो भी रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन दे तो समझ जाना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड? yes, sir. Yes, sir. और अगर HNO3 है, डाइल्यूट है, तो NO बनता है। कहीं कहीं पर N2O भी बनता है, वो बाद में बताएंगे। NO प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो कहीं पर भी कंसंट्रेटेड हो तो याद रखो उसमें मेन प्रोडक्ट बनेगा NO2 और डाइल्यूट हो तो NO। ये तुम याद कर लोगे तो फिर मुझे आगे समझाने में आसानी होगी। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ।
Yes, sir. Yes, sir. तो फिर से नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डाइल्यूट में भी कॉन्सेंट्रेटेड में भी। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाइल्यूट ऑक्सीडाइज करेगा तो NO2 बनेगा, डाइल्यूट करेगा तो NO बनेगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब ध्यान दो अच्छे से, रिएक्शन को कैसे याद करोगे? रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ नॉन मेटल, किसके साथ हम पढ़ेंगे, जल्दी बताओ। विथ With non-metal. नॉन मेटल। अब तो इसको कैसे याद रखोगे, गौर से सुनो। पहले 4 बातें याद रखो। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, उसका डिफिनेशन क्या मैंने बताया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अदर्स। और कैसे करता है, तो ट्रिक्स याद रखो। फास्फोरस फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये याद रखोगे तो तुम्हें प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगा। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, मैं क्या बक बक करूं। अरे याद है ना, सबको याद रखो ट्रिक्स। फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में। अरे बोल ना यार, कुछ तो बोल दे। Sir. समझा। और हाइड्रोजन को या आयोडीन को, जैसे आयोडीन को आयोडिक, सबको देखो एक एसिड में है। फॉस्फोरिक सल्फ्यूरिक आयोडिक, यहाँ तो इक नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अरे यार कुछ तो बोल दो, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ये याद रखो बस। कोई भी, नॉट ओनली नाइट्रिक एसिड, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, वो फास्फोरस को फास्फोरिक, सल्फर को सल्फ्यूरिक, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयोडीन को आयोडिक एसिड में। अब देखो पहला वर्ड, पहला रिएक्शन। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इस तरह लिख देगा, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड का सिलेबस हो, और कहेगा प्रोडक्ट बनाओ। 4 ऑप्शन दे देगा। अब स्टूडेंट बगैर समझ के याद करता है तो वो भूल जाता है। तुमको क्या करना है, कंसेप्ट P4 को, तो कंसंट्रेटेड है तो प्रोडक्ट अपने से बनाओ। NO2 देगा, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अच्छा सुनो, अगर बैलेंस करना है तो 2 तरीका है। अगर तुम डायरेक्ट बैलेंस करना चाहते हो तो प्रोडक्ट में वाटर लिखोगे और अपना हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लोगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, तुमको जो आसान लगे वो करना, कि P4 है, मैं दोबारा समझा रहा हूं, खुद से खुद रिड्यूस होगा NO2 में, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करेगा H3PO4 में, और बैलेंस डायरेक्ट नहीं हो रहा है, N फैक्टर निकालो, +5 +4, चेंज कितना, 1। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 5, 0 से 5, नंबर ऑफ एटम 420। डिड यू अंडरस्टैंड? हो सकता है तुम डायरेक्ट बैलेंस करोगे तो 20 याद ना रहे, इसीलिए मैंने दूसरा तरीका भी बैलेंस का बताया। एक तरीका है कि डायरेक्ट करोगे तो NO2 H2O4 वाटर लिखकर डायरेक्ट कर लो, जो तक करने हीट एंड उसमें टाइम लग सकता है। एक तरीका है कि N फैक्टर का फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, बताया था ना। Yes, sir. Yes, sir. और किसी स्टूडेंट को टफ लगना ही नहीं चाहिए, ये चीज रिपीटेड होके आ रही है। इससे पहले भी पढ़ा, फिर रिपीट कर रहा, फिर रिपीट हो रहा है, अब बहुत दफा आएगा ये। अब इसकी टोपी उसके सर, इसका 20 को इससे मल्टीप्लाइड, इसको 1 से इससे। और मैंने कहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एटम 20 नाइट्रोजन, तो यहां 20 नाइट्रोजन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा हो, गलत बात है ना यार, समझ में आ रहा है ना? Sir. यस सर, आ रहा है। हाँ 20 नाइट्रोजन 20 NO2, बस कुछ है नहीं। 4 फास्फोरस 4 से मल्टीप्लाइड। अब हाइड्रोजन को देख लो, यहाँ 20 हाइड्रोजन है, यहाँ बिहारी के पास 12 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? 8. 8 वाटर ऐड कर लो और तुम चेक कर लो बैलेंस होगा। ऑक्सीजन को देख लो 60 40 56 नहीं 40, कितना हो गया? Sir, 4 हाइड्रोजन. अच्छा 4, हाँ 4 हो जाएगा, हाँ अब हो गया। 8 हाइड्रोजन की कमी है तो 4 वाटर ऐड होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, अरे sir. यार
हाँ, अब आपको दे देगा कि नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को किसमें कन्वर्ट करेगा, बोर्ड लेवल में दे सकता है, कंपटीशन में दे सकता है, इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं। मैं रिएक्शन को इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट आए कि आप कैसे पढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलो हाँ या ना। No, sir. आगे बढ़े, कुछ तो बोल दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. और जब नॉन मेटल के साथ करेगा तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म करेगा, याद रखना। मेटल के साथ डाइल्यूट करता है, चूंकि नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करने में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। अब देखो दूसरा, अब तुम्हारे पास HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया। HNO3 क्या दे दिया, जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। Concentrated. Concentrate. प्लस S8। अब तुमको क्या प्रोडक्ट बनाओ। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। नाइट्रिक एसिड खुद से रिड्यूस किसमें होगा, कॉन्सेंट्रेटेड NO2। सल्फर को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, जल्दी बताओ। मैक्सिमम वाला, H2SO4. हाँ मैक्सिमम वाले में सल्फर का। अब तुमको बैलेंस करना हो, डायरेक्ट बैलेंस करना हो तो इधर क्या ऐड करोगे, Water. हाँ तो हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लोगे। नहीं आता है तो एन फैक्टर। यहाँ +5 था, यहाँ +4 था। देखो कितनी दफा रिपीट हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन का 0 है, यहाँ सल्फर का +6 है। तो बताओ एन फैक्टर कितना होगा, कोई बताओ जल्दी से। 8 to 6. 8 into 6. हाँ 8 × 6 48। 48. अब खुद दिमाग लगाओ, तुम इसको डायरेक्ट बैलेंस करते तो 48 दिमाग में भी नहीं रहेगा। तो अब इसकी टोपी इसके सर, इसको 48 से इसको 1 से। 8 सल्फर है, 8 सल्फर, 48 है तो 48। 48 हाइड्रोजन है, यहाँ 16 हाइड्रोजन है, 32 हाइड्रोजन की कमी है तो 16 वाटर ऐड कर दो। दिस इज स्टाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो। जी सर, जी सर। आगे बढ़े। Yes, sir. नॉन मेटल में 4 ही याद रखो बस, जो हमारे सिलेबस। ऐसे तो और है लेकिन 4 ही याद रखो, उतना एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। कोई पढ़ाता है तो मीडिया में आने के लिए, हमें जितना उतना ही खाना है। अरे बोलो यार, कुछ तो बोल दो। HNO3 उसको तो लोग पचा ही नहीं पा रहा है। अब देखो, अब तुम्हें दे देगा बिहारी के आयोडीन। तो मैंने ट्रिक्स दिया था, HNO3 खुद से किसमें रिड्यूस होगा, NO2 में। आयोडीन को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडिक। HiO3. Iodic acid. मैं वही कह रहा है, और हो सकता है क्लोरीन को क्लोरिक, ब्रोमीन को ब्रोमिक। उतना नहीं पढ़ना, 4 याद रखो नॉन मेटल। इसी को याद कर लोगे तो हाँ है, एक्स्ट्रा तो याद हो नहीं पा रहा है। आप देखो फिर बैलेंस करने का तरीका, डायरेक्ट करना चाहो वाटर ऐड करके कर लो, नहीं करना चाहते हो तो यहाँ +5 लिखो। देखो वही चीज रिपीट हो रही है। एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। यहाँ एन फैक्टर कितना होगा, 0 से 5। आयोडीन का 5 होगा, तुम निकाल लोगे। तो बताओ कितना एन फैक्टर, जल्दी बोलो। 10. इसकी टोपी उसके साथ 10 नाइट्रोजन, आयोडीन 2, 10 हाइड्रोजन 2 है। अल्लाह, हेलो एवरीवन, दिस इज बैलेंस्ड। कुछ तो बोल दो यार, हाँ तो हाँ बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ ये सब आता है, सब। आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉन मेटल के साथ एक लास्ट HNO3। अरे मिर्जा को समझ में आ रहा है? अरे मिर्जा नाम का कोई स्टूडेंट है? Yes, sir. अरे कुछ समझ में आ रहा है तेरे को? पूरा सर। हाँ ना भी आ गया तो क्या कर लोगे। हाँ यहाँ देखो, पूछेंगे सर। NO2। हाँ पूछेंगे, अच्छा ठीक है। हाँ पूछेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पूछने का मौका ही नहीं देता हूँ यार, सुनना तू। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर देखो बिहारी एन फैक्टर। अब फिर कोई कहेगा सर और हमको एन फैक्टर में डाउट है, जी करता है मुंह नोच के खा लें। इतनी दफा बताया जाता है फिर भी लोग सर ये वाला कैसे हो गया। रे गुंडा टीचर हर दफा बोल बोल के पढ़ा रहा है। एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। इसलिए ना मुझे गुस्सा उठता है कभी कभी। एक चीज 10 दफा पढ़ाई जाती है सर
कैसे 0 से 4 4, इसकी टोपी उसके साथ। अरे बोलना यार, समझ में आया? 4 हाइड्रोजन 2 वाटर कर दे। डिड यू अंडरस्टैंड? कार्बन तो बैलेंस्ड है, एक ही है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में? तो कंक्लूजन ये है कि याद रखो, कंक्लूजन में कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही लेना है। कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड oxidizes non-metal and their compound, non-metal को या उसके compound को। Any problem स्टूडेंट? यस। और ये चार, बस चार याद रखो, फास्फोरस फास्फोरिक, सल्फर सल्फ्यूरिक, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन आयोडिक। जब तुम्हें प्रोडक्ट मालूम रहेगा तो बैलेंस भी कर सकते हो। बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो। यस। अब आओ नाइट्रिक एसिड। अरे मरियम नाम के स्टूडेंट को अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब आइए, रिएक्शन विथ मेटल बहुत जबरदस्त है। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड का किसके साथ रिएक्शन? जल्दी बोलो यार, कुछ तो बोल दो। मेटल 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 मेटल। अब देखो, इसमें दोनों रिएक्ट कर सकता है। जानते हो कौन कौन? बोलो। दोनों। इसमें मैं लिख देता हूं, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड हो as well as dilute nitric acid reacts with metal, दोनों रिएक्ट करता है। अब इसमें एक ट्रिक्स याद रखो, ये नहीं याद करोगे तो एनसीईआरटी में दिया तो तुम कहोगे सर रट लिया, और फिर कहोगे सर ने बताया नहीं। तो एक ट्रिक्स याद रखो जो मैं तुम्हें समझा देता हूं, शायद काम देगा। अरे बोलना। जी सर। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मुझसे पढ़े या जो लोग पढ़ चुके हैं, उसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना टॉपिक? यस सर। यस सर। उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेके बारात काना मजे से आया, बारात काना का आया मजे से आया। बारात 2 दिन की थी, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। H+ के नीचे क्या लिखाया था? छापा। याद है सबको? यस सर। हाँ, बस छापा में कॉपर आता है, Hg आता है, Ag आता है, Pt आता है, A। ये मैं बाद में भी लिखाऊंगा। नाइट्रिक पूछेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है। कौन ऐसा मेटल है जिसको कंसंट्रेटेड भी अटैक नहीं कर सकता? वो है प्लैटिनम। क्यों? रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पर है। इसको कहा जाता है नोबल मेटल। नोबल का मतलब ये होता है किसी के साथ रिएक्ट ना करना। आपसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा, एनसीईआरटी का लाइन है कि कौन सा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता? वो है प्लैटिनम एंड गोल्ड। हाय हाय, सुना सारे लोग? बोलना यार, कुछ तो बोल दे। यस 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 यस। इसमें एक तरीका पीबी को देखो, लेड को। एक ट्रिक्स मैं दे रहा हूं, गौर से सुनो। मेटल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मेटल के नीचे एबव पीबी। बताओ, पीबी के नीचे, दिमाग में रख लो, सब है, याद रखो। पीबी के नीचे कौन है? H+ छापा। और यार कुछ तो बोल दो। हाँ सर। यस सर। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुनो ये ट्रिक्स याद रखो, कंसंट्रेटेड HNO3 है तो NO2 ही देगा, प्लस मेटल नाइट्रेट। और डाइल्यूट HNO3 है तो जानते हो क्या दे देगा? N2O प्लस मेटल नाइट्रेट। अच्छा, मेटल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिलो पीबी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में क्या कौन वाला दिया हुआ है।
NO2 ही देगा, मेटल नाइट्रेट ही देगा, नो प्रॉब्लम। और डाइल्यूट HNO3 के साथ यही ऑब्जेक्टिव में दे देगा, जानते हैं NO देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। कहेगा कौन सा मेटल डाइल्यूट के साथ NO दिया। एनसीईआरटी में जिंक के साथ N2O लिखा हुआ है और कॉपर के साथ NO लिखा हुआ है, तो टीचर का काम है कॉन्सेप्ट बताना। सर ये कैसे जादू हो गया, किसी मेटल के साथ डाइल्यूट N2O, उसका रीजन है, रीजन भी है, NO प्लस मेटल नाइट। लेकिन तुम पीएचडी नहीं करो, तुम्हें 12th पढ़ना है और नीट देना, बस पीएचडी करना है तो बीएससी कर लेना। तो बस ये ट्रिक सब याद रखो। अरे बोलना यार, पीबी से ऊपर जितना मेटल है वो डाइल्यूट के साथ करेगा तो N2O देगा, और पीबी के नीचे वाला मेटल है तो वो क्या देगा, क्या देगा NO। बाबुआ, NO NO देगा। हाँ यस, कुछ भी समझ में नहीं आया हमको लग रहा है। आया आया सर जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सब अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। कौन सा मेटल आपको देगा, NO देगा, N2O देगा, ये सब आपको याद रखना है मेरे दोस्त। ये जल्दी लिखो, लेके बारात करना, वो तो मैं बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद करा दूंगा, अभी याद करने का इसमें नहीं लिखो। लेके बारात करना, मजे से आया मंजन कर फेंक दें, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी छापा, वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे पढ़ा दूंगा। अभी तो बस ये याद रखें जो मेन इंपॉर्टेंट है। लिख लिया ये स्लाइड तो बोले। सर प्रीवियस वाला एक बार दिखा दीजिए। प्रीवियस नहीं लिखा किसी ने? हाँ ये लिख लो, रिएक्शन विथ मेटल लिख लो, कंसंट्रेटेड एज विल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अच्छा रुको, इसके नीचे ये भी पॉइंट लिख लो कि concentrated HNO3 does not react with noble metal, noble का मतलब लेस रिएक्टिव, उसका नाम बताओ। प्लेटिनम। प्लेटिनम गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत सुन लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे लेस रिएक्टिव है, नहीं कर पाता बिहारी। गोल्ड प्लेटिनम करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, वो ग्रुप 17 में पढ़ा होगा, एक्वा रिजिया के फॉर्म में, डायरेक्ट नहीं करता है, समझा? जैसे डायरेक्ट नहीं करता, करता भी है तो एक्वा रिजिया के फॉर्म में, वो आपको ग्रुप 17 में आएगा। लिख लिया तो जल्दी बता दो मेरे भाई। यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। ये ट्रिक्स याद रखो। लिख लिया? यस सर। बोलिए ना, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, आपको दे देगा कॉपर है, HNO3 है, कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या बनेगा? तो
मेटल नाइट्रेट कॉपर NO3 बनेगा। नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। और देखो कॉपर है तो ये NO2 बनेगा। अगर तुम डायरेक्ट बैलेंस करना चाहते हो तो वाटर ऐड करके बैलेंस करो। कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. जी Yes, सर। sir. अच्छा सुनो, एक इसके बैलेंसिंग का एक इम्पॉर्टेंट तरीका बता रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्टिव में भी कितनी दफा पूछ चुका है। XY लगाकर मैं तुम्हें एक तरीका सिखा रहा हूँ, गौर से सुनो। तरीका वही है n फैक्टर, लेकिन इसमें खास बात है। देखो हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाँ या ना जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ भी नाइट्रेट है तो +5 है, और कॉपर का कॉपर नाइट्रेट है तो +2 है। अरे बताओ ना, Cu+2 2NO3 Yes, माइनस, sir. हाँ, और यहाँ +4 है। देखिए इसमें खास बात क्या है, सुनो मैं एक दफा बोल रहा हूँ और ये अपने अभी लगातार ये आएगा, और हो सके तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई बैलेंसिंग मेरा पढ़ाने का ना है, हम तो भाई तुम डायरेक्ट कर लो। अब मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुनो। पहले वो रिएक्शन जिसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे नाइट्रोजन का है, बताओ +5 से +5 है और +5 से 4 भी है, दोनों हो रहा है कि नहीं। एक ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, कुछ पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन चेंज हो रहा है, यही हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. जी सर। फिर से सुनो, वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट का एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, उसका कुछ पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसको कहते हैं स्पेशल रिएक्शन, उसको रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करो। तो इसका n फैक्टर होगा +2 से +0 2, +4 से +5 1, इसकी टोपी उसके साथ, इसको 1 से, इसको 2 से। अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. अब नाइट्रोजन 4 हो गया, इसको देखकर इधर बैलेंस करो, कॉपर 1 है, 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर इधर हो गया। दिस इज स्टाइल। डायरेक्ट करना चाहोगे तो डायरेक्ट कर लोगे वाटर ऐड करके, नहीं है तो इस वाले केसेस में जब मेटल, याद कर लो नाइट्रिक एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है ना, तो उसमें स्पेशल रिएक्शन बन जाता है। एक एलिमेंट का एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ पोर्शन चेंज हो रहा है और चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करेंगे। n फैक्टर तो निकालेंगे ही, रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? सर HNO3 में आपने 4 क्यों लिखा, आपको 2 लिखना चाहिए था ना सर। HNO3 में हाँ बहुत अच्छा। तुम्हारी आंख रोड पर चलते तो 3 डायमेंशनल चल रहा है, 2 नाइट्रोजन यहाँ 4 होगा सर, 4 ही है। हाँ चिल्लाओ नहीं यार, हम समझा रहे हैं यार, तुम क्यों बोलने लगते हो, डिस्टर्ब करते हो। एक तो आवाज कम करो तुम। फैसल, वो हमसे पूछा है ना, बीच बीच में बोलने लगो, क्लास कैसे चलेगी भाई, बिहारी है क्या? 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन है मेरे भाई, 2 2 4 होगा ना। अरे जिन्होंने ठीक पूछा है था, सर, ठीक है सर, हो गया। और ये फैसल कितना चिल्लाता है, कान के पर्दा फाड़ेगा क्या रे गुंडा बिहारी। माइक लाउड था सर। नहीं आराम से बैठना, फिर बोलना, आस्ते से बोलना रे। अब स्टूडेंट पूछेगा तो स्टूडेंट क्यों जवाब देगा, टीचर देगा, सब आदमी की आवाज टकराएगी। अरे अजीब आदमी हो, वो बेचारा हमसे पूछा, हमको समझाने दो। अगर एक संसार में 2 खुदा होते तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अब तुम क्लास में, तुम ही टीचर हो, तुम ही स्टूडेंट बनोगे, ले पढ़ा ना बिहारी, वहीं से बैठ के पढ़ा। हाँ बताओ भाई, सबको समझ में आया, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर, आ गया। तो जब आप क्लास करें तो आपकी आंखें 4 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल चलनी चाहिए। रोड पर उधर दिखता है, उधर दिखता है, हर तरफ आंखें दिखती है, यहाँ क्यों नहीं दिखा? 2 2 4, चलो कोई बात नहीं, इस तरह देखोगे भाई मेरे भाई। चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ अब यही कॉपर का डाइल्यूट HNO3 के साथ होगा, तो बताओ कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा। अब तुम्हें चेक कर लेना है, सतर्क होकर, कि पीबी के एबव है या बिलो है। तो बिलो है तो ये
NO ही देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? फिर ये स्पेशल, देखो मैंने कहा कि एक दफा समझा दिया, दूसरी दफा आ रहा है, इसलिए किसी स्टूडेंट के पास ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, ब्लेम गेम वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए कि हमको एक नहीं आया समझ में। अब फिर से देखो, डाइल्यूटेड, जब भी नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट हो, तो ये बैलेंसिंग के लिहाज से स्पेशल बन जाता है। अगर आपके अंदर इतना है डायरेक्ट कन्वर्ट करने का, तो वाटर ऐड करके डायरेक्ट कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं उसी को करो, मेन है बैलेंस करना आना चाहिए। टाइम लग रहा है तो मैं फिर से समझा रहा हूं। फिर ये स्पेशल रिएक्शन है कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना? एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और एक चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ कॉपर का +2 है तो यहाँ n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 2 से 5 n फैक्टर 3, इसकी टोपी उसके सर, तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको 3 से, इसको 2 से, 3 कॉपर है, 3 कॉपर है। फिर कोई चिल्लाएगा नहीं, 2 नाइट्रोजन और 2 तिया 6, 6 2 8। अब कोई बिहारी इसको देख लेगा या केवल इसको देख लेगा तो वो नशेरी होगा। 2 नाइट्रोजन, 2 तिया 6 नाइट्रोजन, 8 नाइट्रोजन, 8 नाइट्रिक एसिड, तो 4 वाटर। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। अरे कोई Yes, बोलिए। sir. हाँ चलिए।